नमस्कार, मैं आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पे इस पूरे वीडियो को देखकर ही आप आगामी दिनों की परीक्षाओं में बैठिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए करंट अफेयर्स, और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से इस करंट अफेयर्स को बनाया है और सारे जगहों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को सेलेक्ट करके आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं दोस्तों बता दूं कि आपके नज़दीकी दिनों में आने वाले जो पैट के एग्जाम है उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए निश्चित तौर पर आप भी इस वीडियो को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सब्सक्राइब अगर नहीं किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आपके बीच में जाते रहेंगे। और अलार्म भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको समय से वो वीडियो आपके बीच में उपस्थित होता रहे, मिलता रहे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हम 50 क्वेश्चन के करीब करीब लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं। तो मैं आपके बीच में शुरू कर रहा हूं पहले क्वेश्चन से और उसके डिटेल को भी बताते हुए मैं कोशिश करूंगा कि आप याद रखें उस चीज को, ताकि कोई भी गलती आपसे न हो सके और आपका पेपर अच्छा हो सके। तो दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है एजुकेशनल टाउनशिप। दोस्तों, एजुकेशनल टाउनशिप किस राज्य में विकसित हुआ है? ये दोस्तों अमेरिका के तर्ज पर भारत में विकसित होने वाला पहला टाउनशिप होगा और इसकी शुरुआत भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में की गई है। दोस्तों मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य एजुकेशनल टाउनशिप विकसित करने वाला एक भारत का पहला राज्य बन रहा है। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश दृष्टिकोण से, जैसा कि आपकी पेट के एग्जाम मैं पहले बताया हूं कि उसमें काफी इंपॉर्टेंट जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वही आपके बीच में लाने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि दोस्तों मैं इसके रिलेटेड बता दूं कि दिल्ली सरकार पहली ऐसी सरकार है, दिल्ली की राज्य सरकार ने पहले भारत में ऐसे विश्वविद्यालय शुरू की है जिसका नाम है शिक्षक विश्वविद्यालय, और वह दिल्ली सरकार में प्रारंभ हुआ है। यहाँ एजुकेशनल टाउनशिप उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है और यह 5 जगहों पर उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की बात की जा रही है। दोस्तों कि आप सबको मालूम होगा 5 जगह, काफी इंपॉर्टेंट 5 शब्द आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 5 जगहों पर एजुकेशनल, जैसे शिक्षा को दृष्टिकोण रखते हुए ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान को जानने के लिए ज्ञान के 5 तत्व होते हैं, ज्ञान के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। ठीक उसी प्रकार से 5 जगहों पर टाउनशिप की स्थापना, एजुकेशनल टाउनशिप की स्थापना उत्तर प्रदेश में करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन के बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का विचार किया गया है। यह फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है और इस फैसले को हम चंडीगढ़ हवाई अड्डे के नाम को परिवर्तित करके अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि चंडीगढ़ एक हवाई अड्डा पंजाब और चंडीगढ़ राज्य से रिलेटेड माना जाता है और भगत सिंह भी हमारे पंजाब से रिलेटेड व्यक्ति रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका एक ऐतिहासिक नाम है, सुनहरे अक्षरों में हर भारतीय उनको जानता है और उन्हीं के नाम पर पंजाब में ही, पंजाब के चंडीगढ़ के स्थान पर जो हवाई अड्डा है उसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 36वां, याद रखेंगे दोस्तों 36वां राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित हुआ है? ये खेल हो चुका है। दोस्तों आप सबको मालूम है कि भारत सरकार द्वारा हर साल एक राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी लगभग राज्य शामिल होते हैं। इस बार यह खेल अहमदाबाद में हुआ है। श्री नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम में इस खेल का आयोजन किया गया है और ये खेल अहमदाबाद में संपन्न हुआ है। लेकिन मैं बता दूं 36वें के बाद 37वें जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा वो गोवा में होगा। याद रखिएगा 37वां राष्ट्रीय खेल मतलब आगामी राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा, जबकि इस बार का 36वां राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद में संपन्न हुआ है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन किया गया है, वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए काफी ज्यादा इंतजाम कर रही है, काफी बेहतर काम कर रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस बोर्ड का गठन किया गया है जिसको इको टूरिज्म विकास बोर्ड कहा जा रहा है और इसके मुखिया जो होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वही इको टूरिज्म विकास बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। याद रखिएगा, अगर इसकी अध्यक्षता के संदर्भ में पूछे तो आप मुख्यमंत्री को लगाइएगा। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कुकरेल नाइट सफारी पार्क
ये भी इंपॉर्टेंट है। कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना किया गया है, यह भी उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद लखनऊ से संबंधित है। दोस्तों मैं बता दूं, कुकरेल नाम से जो राष्ट्रीय पार्क है वह एक भारत के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से घड़ियालों के लिए जाने जाने वाला, घड़ियालों के संबंध रखने वाला काफी इंपॉर्टेंट पार्क है। और उसी पार्क में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना की गई है और लखनऊ में की गई है। आप जानते होंगे पिछला नाइट सफारी पार्क इटावा में स्थापित हुआ था। जैसे ही स्थापित हुआ था वो काफी चर्चित हुआ था, कई बार उस पर प्रश्न बने थे। और लायन सफारी पार्क जो है वो इटावा में हुआ था और काफी चर्चित हुआ था। लायन सफारी पार्क हुआ था इटावा में, काफी चर्चित हुआ था और कई बार क्वेश्चन बने थे। इसी तरह से कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना लखनऊ में हुआ है। संभावना है कि इस पर भी काफी ज्यादा आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन कह रहा है, इस राज्य में फसल के उपज हेतु पंचामृत योजना, दोस्तों याद रखेंगे पंचामृत योजना शुरू हुआ है। दोस्तों कौन सी ऐसी फसल है जिसकी उपज को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की गई है? तो वह फसल है गन्ना। और याद रखेंगे दोस्तों, गन्ना उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। सर्वाधिक गन्ना के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का नाम कि इस समय नाम पहले स्थान पर जाना जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के गन्ना की उपज को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की गई है। आप याद रखेंगे पंचामृत योजना गन्ना से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है 7वां क्वेश्चन है, गाय को गोद लेने हेतु पुण्य कोटि दत्तू योजना, पुण्य कोटि दत्तू योजना गाय से रिलेटेड है। दोस्तों गाय भारत में काफी इंपॉर्टेंट और पूजनीय पशु मानी जाती है, उससे रिलेटेड एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है पुण्य कोटि दत्तू योजना। इसके अंतर्गत सरकार की यह कोशिश होगी कि गायों को पालने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, गायों के संरक्षण का कार्य कराया जाए। और यह योजना उत्तर प्रदेश में कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू किया गया है। दक्षिण का भारत कर्नाटक है और कर्नाटक में यह काम किया गया है, गायों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना की शुरुआत की गई है। 8वां क्वेश्चन हमारा देख लीजिए दोस्तों, सेमीकंडक्टर नीति, सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? जैसा कि आप सबको मालूम है कि सेमीकंडक्टर नीति से चिप बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर नीति से बहुत सारी सेमीकंडक्टर से बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को बनाया जाता है। और ऐसी नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात राज्य है। और आपके सामने ये क्वेश्चन गुजरात से रिलेटेड होंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेमीकंडक्टर नीति लाई गई है, हालांकि उसके पहले गुजरात में नैनो को स्थापित करने के लिए जब सिंगूर से नैनो ले जाया गया था गुजरात, तो भी काफी चर्चित रहा था, उस पर भी बहुत बार क्वेश्चन बने थे। लेकिन यहाँ सेमीकंडक्टर से संबंधित है और वो भी राज्य गुजरात है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा हवाई अड्डा हाइड्रो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बना है? मतलब कि उस हवाई अड्डे पर अब जो है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जो काम करेगा वो हाइड्रो और सौर ऊर्जा काम करेगा। वह भारत का कौन ऐसा हवाई अड्डा है जिसके पास में ऐसा फैसिलिटी विकसित किया गया है? तो वो हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा देश का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जहां सर्वाधिक यात्री आते हैं और जाते हैं, सर्वाधिक विमान उतरते हैं और उड़ते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आपको याद रखना होगा दिल्ली का यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और दिल्ली की इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में हाइड्रो सौर। तो दोस्तों हाइड्रो सौर याद रखेंगे और हाइड्रो सौर जुड़ता है इंदिरा गांधी से और यह रिलेशन है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। नेक्स्ट और 10वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा राज्य धुआं मुक्त तथा एलपीजी युक्त राज्य बना है? धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त राज्य बनने का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य ने किया है। आपको मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य कई मामले में काफी आगे का राज्य माना जाता है। वहां पॉलीथीन को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया है, ओपन टॉयलेट को भी वो मुक्त कर लिया गया है हिमाचल प्रदेश को। और हिमाचल प्रदेश कई मामलों में अग्रणी प्रदेश माना जाता है। जब हिमाचल प्रदेश भारत के राज्यों की रैंकिंग निकाली जाती है कई मानकों में, हिमाचल प्रदेश काफी अच्छा रिजल्ट देता है। उसी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसे धुआं मुक्त मान लिया गया है और एलपीजी 100% एलपीजी युक्त राज्य बन गया है। वह है हिमाचल प्रदेश, अर्थात उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थित हिमालय पर स्थित यह प्रदेश है और बेहद खूबसूरत है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही सुंदर राज्य है।
11वां क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों मैं बता दूं कि बांसुरी महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के कहां पे किया गया है, तो यह महोत्सव आयोजित हुआ है पीलीभीत में। दोस्तों आप याद रखिएगा, ये पीलीभीत जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों का एक जिला है, महत्वपूर्ण जिला है, और इसी पीलीभीत में बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो पिछला बांसुरी महोत्सव हुआ था वो गुजरात में हुआ था, और गुजरात में 16 फीट लंबी बांसुरी, जो बजने वाली बांसुरी है, उसको बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। उसी रिकॉर्ड को इस समय उत्तर प्रदेश के द्वारा तोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में जो बांसुरी महोत्सव हुआ है वह 16.06 जो है कि फीट की ऊंची जो है कि बांसुरी बनाई गई है, जो काफी आकर्षण का केंद्र रहा। वह बजाने वाली बांसुरी है, बजती हुई बांसुरी है, और वह दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई है। तो आपको याद रखना होगा वह है पीलीभीत। पीलीभीत आपके मेनका गांधी जी का संसदीय क्षेत्र माना जाता है, और काफी जो है कि प्रसिद्ध जिला है। और पीलीभीत जिला से हम जो है कि फुल्लर झील है, वहां से गोमती नदी को निकलते हुए दिखाते हैं आपको ज्योग्राफी में, तो काफी वो बेहतर और पॉपुलर जिला है। दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बना है। दोस्तों पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का मतलब ये हुआ कि यह डाकघर काफी डिजिटली है, काफी जो है कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है, और ऐसा पहला डाकघर बनाने का कार्य किया गया है कर्नाटक राज्य में। तो याद रखेंगे दोस्तों, जैसा कि कर्नाटक का बेंगलोर खुद भी बहुत डिजिटली शहर है, काफी कर्नाटक अग्रणी शहर माना जाता है, और उसी कर्नाटक राज्य के ही एक डाकघर को 3D प्रिंटेड बना दिया गया है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। यहाँ दोस्तों तो अब आप देख सकते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, यूएन महासभा ने किसे मानवाधिकार घोषित किया है। दोस्तों यूएन का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र, और संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र की संसद कहते हैं या विश्व की संसद कहते हैं, उसके द्वारा मानवाधिकार घोषित की गई है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि स्वस्थ पर्यावरण को उसने मानवाधिकार घोषित किया है। मतलब ऐसा पर्यावरण हो जो जिसमें मानव सर्वाइव कर सके, मानव अपने जीवन को स्वस्थ बना सके, इसलिए मानव के लिए मानवाधिकार की घोषणा के तौर पर स्वस्थ पर्यावरण को किया गया है। याद रखेंगे आप, स्वस्थ पर्यावरण सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय दुनिया में। खराब होती पर्यावरण को लेकर दुनिया भर के विशेषज्ञों द्वारा चिंता जाहिर की गई है, और स्वस्थ पर्यावरण को ही मानवाधिकार घोषित किया गया है यूएन महासभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 14वां क्वेश्चन, सीएसओ ने भारत में किस शहर को सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया है। सीएसओ मतलब होता है संघाई शिखर सम्मेलन, और संघाई शिखर सम्मेलन का भारत भी सदस्य बना है। संघाई शिखर संगठन का भारत जो है कि सदस्य बना है, और उसी संगठन द्वारा भारत के एक शहर को सांस्कृतिक एवं जो है कि पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। वह शहर है वाराणसी शहर, और जैसा कि आपको मालूम होगा वाराणसी को भारतीय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, और इसी के तौर पर जो है कि सीएसओ ने भी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है, एससीओ। अब 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 15वां है, किस राज्य ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम बनाने का फैसला किया है। ये जो संस्कृत ग्राम है दोस्तों याद रखेंगे, संस्कृत ग्राम कौन ऐसा राज्य है जिसने अपने प्रत्येक जिलों में एक संस्कृत ग्राम बनाने का फैसला किया है। वह राज्य है आपका उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड को याद रखने के लिए आप जान सकते हैं कि उत्तराखंड ही भारत का पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया था। उत्तराखंड राज्य ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपनी द्वितीय भाषा संस्कृत को रखता है। पहली भाषा उसकी हिंदी है, द्वितीय भाषा उसकी संस्कृति है। इस तरह से संस्कृत ग्राम उत्तराखंड में ही प्रारंभ किए गए हैं। 17वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं। टाइम मैगजीन, दोस्तों टाइम मैगजीन राजनीतिक क्षेत्र की दुनिया की सबसे चर्चित मैगजीन है जो अमेरिका द्वारा प्रकाशित की जाती है, और टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 50 महान स्थलों में कितने भारतीय स्थल को शामिल किया गया है। तो दोस्तों एक बड़ी बात है, दुनिया में 200 से ऊपर देश हैं जिसमें 85 स्थल का चुनाव किया गया है मैगजीन द्वारा, इस टाइम मैगजीन द्वारा, और भारत के 2 स्थल इसमें शामिल किए गए हैं दोस्तों। वह स्थल है
केरल और अहमदाबाद। दोस्तों याद रख सकते हैं, इन दोनों स्थलों की अपनी एक विशेषता है। एक अहमदाबाद अपने बेहतर शहर और खूबसूरत जिंदगी के लिए जाना जाता है। अहमदाबाद एक दुनिया में उभरता हुआ एक ऐसा शहर है जहां काफ़ी रहने योग्य संभावनाएं हैं, जहां विकास की अच्छी संभावनाएं हैं, इसलिए उसको देखते हुए विश्व के टॉप 50 स्थलों में शामिल किया गया है। और केरल की खूबसूरती, केरल की जैव विविधता, केरल की वादियां अपने आप में हर प्रकार के जीवों के रहने के लिए एक अवसर देती हैं, इसलिए टाइम मैगजीन ने दुनिया के 50 स्थलों में भारत के इन 2 स्थलों को शामिल किया है। 17वां क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं, 50वां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। 50वां जो सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड बनेगा कि 50वां नंबर अपने आप में एक बेहतरीन नंबर होता है और 50वां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं, DY चंद्रचूड़। आपको ये नाम जाना पहचाना नाम लगेगा क्योंकि इनका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। DY चंद्रचूड़ के पिताजी YD चंद्रचूड़ साहब भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और वो ऐसे चीफ जस्टिस आज तक रहे हैं जिन्होंने सबसे लंबे अवधि तक चीफ जस्टिस रहने का रिकॉर्ड बनाया है और उनके लड़के हैं DY चंद्रचूड़, जो इस समय 50वें, ये भी रिकॉर्ड ही होगा कि 50वां मुख्य न्यायाधीश भारत के होंगे। और यह उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के, जो जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट कहा जाता है, उसके भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि 49वां चीफ जस्टिस जो है कि आपके हैं YY ललित करके हैं, जो है कि वो 49वें होंगे, जबकि 50वें के तौर पे DY चंद्रचूड़ होंगे। फिर हम 18वें क्वेश्चन को देख सकते हैं, भाषा सर्टिफिकेट अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे, भाषा और सर्टिफिकेट ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट एजुकेशन से जुड़ा हुआ विषय है और सर्टिफिकेट अभियान के तौर पर कौन सा मंत्रालय है, तो मंत्रालय के तौर पर दोस्तों आपका शिक्षा मंत्रालय जो है कि इसकी शुरुआत किया है। शिक्षा मंत्रालय पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, जो नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा इस मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम से जाना जाता था, अब शिक्षा मंत्रालय है। धर्मेंद्र प्रधान इसके मिनिस्टर हैं, मीन्स मंत्री हैं। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं, देश की पहली वाटर टैक्सी प्रारंभ की गई है। दोस्तों वाटर टैक्सी प्रारंभ की गई है और यह टैक्सी प्रारंभ की गई है मुंबई में। दोस्तों एक महत्वपूर्ण है, मुंबई शहर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर है और मुंबई टापू वाली शहर है। मुंबई शहर सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, उसके चारों तरफ जल की एक अंबार पाई जाती है और समुद्र का एक किनारे पर बसा हुआ शहर है मुंबई। और मुंबई की खूबसूरती को बाहर से और जो है कि जल के माध्यम से देखने के लिए मुंबई शहर ने जो है कि वाटर टैक्सी सेवा प्रारंभ की है। नेक्स्ट और 20वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत में भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा कि भाला फेंक भारत में लेटेस्ट, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि ओलंपिक में भाला फेंक में भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और नीरज चोपड़ा जी हमारे देश के चर्चित खिलाड़ी हैं, एक उभरता हुआ ग्लैमर खिलाड़ी हैं। उन्होंने ही भाला को काफी लंबी दूरी तक फेंककर स्वर्ण पदक भारत को दिलाई थी और ये भारत के लिए गौरव का विषय था। उन्हीं के जीतने वाले दिन को, अर्थात जिस दिन भाला फेंककर ये रिकॉर्ड बनाया गया था, जिस दिन हम लोग स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, उसी दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वह दिन है 7 अगस्त। याद रखेंगे, यह 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट और 21वां क्वेश्चन है, पहला लता मंगेशकर पुरस्कार। दोस्तों लता मंगेशकर जी के मरने के बाद लता मंगेशकर के परिवार का जो फाउंडेशन है उसने एक नया पुरस्कार प्रारंभ किया है जिसको लता मंगेशकर पुरस्कार कहते हैं और यह पहला पुरस्कार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। आप सबको मालूम होगा कि दीनानाथ पुरस्कार या लता मंगेशकर पुरस्कार के तौर पर नरेंद्र मोदी को लगातार दिया जाते रहा है और यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुंबई में एक जो है कि समारोह में नरेंद्र मोदी साहब को यह पुरस्कार दिया गया है, मंगेशकर परिवार की तरफ से यह पुरस्कार दिया गया है। तो पहला लता मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया है और उनके मरने के बाद दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि भारत में पहला लता मंगेशकर जी के नाम पर चौराहा का निर्माण किया गया है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किया गया है। बेहद खूबसूरत चौराहा है जो लता मंगेशकर के नाम पर समर्पित है। तो ये भी याद रखेंगे कि लता मंगेशकर चौराहा भारत में सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो वह अयोध्या में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
22वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे सम्मानित पुरस्कार है और वह पुरस्कार एक्ट्रेस आशा पारेख को मिला है। दोस्तों, आशा पारेख को यह पुरस्कार मिला है एज ए महिला के तौर पर। ये 22 वर्षों के बाद ऐसा इतिहास रचा गया है जब किसी महिला को यह बड़ा पुरस्कार दिया गया है। इसके पहले जो ऐसा माना जाता है कि पहली दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा भोसले जी को दिया गया था, जो संगीत की दुनिया से हैं, फिल्म की दुनिया से हैं। तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तौर पर आशा पारेख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपकी नजर रहनी चाहिए। महिलाओं के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन है, इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23वां क्वेश्चन कह रहा है चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, चुनाव आयोग हमारे देश का एक जो है कि स्वतंत्र निकाय है, स्वायत्त निकाय है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है और यह चुनाव आयोग भारत के आम चुनाव से राष्ट्रपति चुनाव तक के कराने के लिए जाना जाता है और चुनाव में लोगों की सहभागिता ज़्यादा हो सके, चुनाव के प्रति लोगों का जो है कि आकर्षण ज़्यादा हो सके, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर एक एक्टर हैं जिनका नाम है, आप सब लोग जानते होंगे, पंकज त्रिपाठी जी को चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। दोस्तों, 24वां हमारा क्वेश्चन है भारत में राजपथ का नाम बदल कर किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि राजपथ दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने वाली सड़क थी जो दिल्ली के जो है कि इंडिया गेट की तरफ से निकलती थी और प्रत्येक 26 जनवरी को राजपथ पर ही जो परेड कार्यक्रम किया जाता था, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होता था 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस कार्यक्रम, जहां जिस पथ पर झांकियां निकाली जाती थी, आज उस पथ का नाम बदल दिया गया है। पहले वो राजपथ हुआ करता था, अब उसका नाम कर्तव्य पथ होगा। दोस्तों, याद रखेंगे, ये कर्तव्य पथ काफी इंपॉर्टेंट है, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। 25वां और अंतिम क्वेश्चन है आज का। 25वां क्वेश्चन कहता है 31वां सरस्वती पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों, याद रखेंगे 21 में किया गया है, 31वां किया गया है। 31वां सरस्वती पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है? रामदरस मिश्र को दिया गया है। दोस्तों, यहाँ सरस्वती से और राम से याद रख सकते हैं, सरस्वती पुरस्कार रामदरस मिश्र जी को दिया गया है और 31वां सरस्वती पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, जो भी आपके सामने क्वेश्चन गए हैं, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन गए हैं, आगे भी आपके क्वेश्चन इसी तरह सिलेक्टेड जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के आप दूसरों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सब लोग इसका लाभ उठाएंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।